हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वारिस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हिंदी सामान्य हिंदी के अंतर्गत समास चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले समास की पहचान करेंगे और हम जानेंगे समास की पहचान कैसे की जाती है, साथ में इसकी परिभाषाएं क्या हैं और इसके प्रकार क्या हैं। दोस्तों, समास से हर परीक्षा में, चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो, सुपर टेट, लेखपाल परीक्षा, पीईटी एग्जाम या फिर आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी परीक्षा देने के लिए जाते हो, हर परीक्षा में हिंदी सामान्य व्याकरण से जहां भी प्रश्न पूछा जाता है वहां पे समास से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, समास में बार बार पूछे जाने वाले सवालों का भी हम अध्ययन करेंगे। साथ में हम जानेंगे समास के कितने प्रकार होते हैं और समास की कितनी परिभाषाएं होती हैं और समास के प्रमुख उदाहरण, इन सभी को आज हम समास चैप्टर के अंतर पढ़ने वाले हैं। समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, प्रत्येक भेदों का उदाहरण सहित संपूर्ण परिचय। समास का मतलब है संक्षिप्तकरण। समास का मतलब होता है संक्षिप्तकरण। संक्षिप्त करना, किसी भी वाक्य को छोटा करना ही समास कहलाता है। यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जा सके, वही समास होता है। समास क्या होता है, तो समास का मतलब होता है संक्षिप्तकरण। अगर आपसे पूछा जाए समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे संक्षिप्तकरण। इसका अर्थ होता है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जा सके, वही समास होता है। समास की परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, तब इस मेल को समास कहा जाता है। समास क्या होता है, तो दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, तब इस मेल को समास कहा जाता है। अर्थात कि यहाँ पे जब दो या दो से अधिक पद मिलके किसी वाक्य का निर्माण करते हैं, तो उस वाक्य में जो बीच में विभक्तियां होती हैं पदों के बीच में, जब उस विभक्तियों को हटा करके और उन शब्दों को आपस में मिलाकर एक शब्द बना दिया जाता है, तो वो शब्द समास कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर समास का परिभाषा क्या हो जाता है कि दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, तब इस मेल को समास कहा जाता है। समस्त पद या समासिक पद क्या होता है, पदों के मेल से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। यहाँ पे जब दो या दो से अधिक पद होते हैं, तो उसके बीच की विभक्ति को हटा के जब उन पदों को हम मिलाकर एक नया पद बनाते हैं, तो वो पद समासिक शब्द या समासिक पद कहलाता है। यहाँ पे पूर्व पद एवं उत्तर पद क्या होता है, दोस्तों पूर्व पद समासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं एवं दूसरे या आखिरी पद को उत्तर पद कहते हैं। कोई भी दो शब्दों को मिला के या दो पदों को मिला के जब एक शब्द बनाते हैं, तो जिन दो पदों को मिलाते हैं तो उसमें जो पहला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है और जो बाद वाला पद होता है उसे उत्तर पद या आखिरी पद कहते हैं। यहां जानेंगे समास विग्रह क्या होता है। समासिक शब्द के पदों को जब विभक्ति मिलाकर अलग अलग किया जाता है, तो इस अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। दोस्तों, समास और विग्रह, जैसे आपने पढ़ा है कि समासिक पद पढ़ा है, दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति को हटा के उसे मिला देने पर समासिक पद बनता है। उसी प्रकार से जब किसी समासिक पद को पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग करके और बीच में उसकी विभक्ति को जोड़ दिया जाता है, तो वहां पे वो समासिक विग्रह कहलाता है या समास विग्रह कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ बताया गया है समासिक शब्द के पदों को जब विभक्ति को मिलाकर अलग अलग किया जाता है, तो अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास के भेद या प्रकार, हिंदी व्याकरण में समास के 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुब्रीहि समास और छठा होता है अव्ययी भाव समास। यहाँ पे समास के 6 भेद होते हैं। पहला आप पढ़ेंगे तत्पुरुष समास, इसके बाद आपको पढ़ना है कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और फिर आपको पढ़ना है अव्ययी भाव समास। पहला पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आपने पढ़ा समासिक शब्द 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो जिसका उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे सिर को तोड़ने वाला, तो सिर को तोड़ने वाला ये एक सेंटेंस है, एक वाक्य है जो आपको हिंदी में दिया गया है, सिर को तोड़ने वाला। अब इसको जब बीच में, इसमें सिर पहली पद है और तोड़ने वाला अंतिम पद है। सिर को पूर्व पद कहेंगे, तोड़ने वाला को अंतिम पद या उत्तर पद कहेंगे। यहाँ बीच में को जुड़ा हुआ है,
को इसकी विभक्ति है। अब यहाँ पे को हटा करके जब सिर और तोड़ने वाला इसको जोड़ देते हैं तो एक समासिक शब्द बनता है जिसे कहते हैं सिरतोड़। अब सिरतोड़ में सिर पूर्व पद हो गया और तोड़ उत्तर पद हो गया। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है कि जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पे तोड़ आपका अंतिम पद है और यहाँ पे तोड़ प्रधान है, तो इसलिए हम कहेंगे कि सिर तोड़ यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। हाथ के लिए कड़ी, तो यहाँ पे जो कड़ी है वो क्या है, प्रधान है कि हाथ के लिए क्या चीज रखी गई है, तो कड़ी रखी गई है। तो यहाँ पे प्रधान क्या है, कड़ी है। तो जब हाथ के लिए कड़ी, हाथ पूर्व पद है, कड़ी उत्तर पद है, जब दोनों को मिलाते हैं तो के लिए जो विभक्ति है इसको हटा के एक समासिक शब्द बनता है हथकड़ी। और हथकड़ी में पूछा जाए कौन सा समास होगा तो आप बताएंगे तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर पद है या अंतिम पद है कड़ी, ये प्रधान है। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के पहले पद में कर्ता और संबोधन को छोड़कर सभी कारकों की विभक्तियां लगती हैं। इस आधार पर इसके 6 भेद माने गए हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। कर्म तत्पुरुष जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, वहां पे कर्म तत्पुरुष। जहां पे क्रिया की प्रधानता होती है वहां पे करण तत्पुरुष होता है। जहां संप्रदान, जहां पे 2 चीजों को जोड़ने की बात होती है वहां तत्पुरुष समास होता है। यहां अपादान तत्पुरुष, अलग अलग करने की बात हो तो अपादान तत्पुरुष होता है। संबंध तत्पुरुष जब एक वस्तु का दूसरे वस्तु या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बताया जाता है तो वहां पे जब उत्तर पद प्रधान होता है तो संबंध तत्पुरुष होता है। अधिकरण तत्पुरुष जहां पर अधिकार की बात होती है वहां पे अधिकरण तत्पुरुष होता है। पढ़ते हैं कर्म तत्पुरुष। को के लोप से यह समास बनता है, जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। जहां पे बीच में 2 पदों के बीच में को विभक्ति का समावेश होता है, को विभक्ति का लोप होता है, वहीं पर कर्म तत्पुरुष बनता है। जैसे कि ग्रंथकार, तो ग्रंथकार में आप जब इसको विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, इसके पदों को अलग अलग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ग्रंथ को लिखने वाला। तो यहाँ पर बीच में ग्रंथ और लिखने के बीच में को विभक्ति आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रंथ को लिखने वाला। अगर इसका आप ये समास विग्रह है, अगर इसका समासिक शब्द बनाएंगे तो होगा ग्रंथकार। और ग्रंथकार में पूछा जाए कौन सा समास होगा तो आप कहेंगे तत्पुरुष समास होगा। उसी तरीके से कुछ और मुख्य उदाहरण, जैसे कि ग्रामगतः, ग्राम को गया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, स्वर्गगतः, स्वर्ग को गया हुआ, ग्रंथकारः, ग्रंथ को लिखने वाला, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त करने वाला, परलोक गमन, परलोक को गमन करने वाला, शरणागत, शरण को आया हुआ, आशातीत, आशा को लांघ कर गया हुआ, सिरतोड़, सिर को तोड़ने वाला, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। ये सभी शब्द जो हैं कर्म तत्पुरुष के उदाहरण हैं। आगे है करण तत्पुरुष। से और के द्वारा के लोप से यह समास बनता है, जैसे वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि के द्वारा रचित, वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि रचित में वाल्मीकि के द्वारा रचित। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित का क्या होगा, अकाल से पीड़ित, भूख मरा, भूख से मरा। सूर्य रचित, सूर्य द्वारा रचित। आचार्य कुशल, यहाँ पे आचार से कुशल। रस भरा, रस से भरा। मन चाहा, मन से चाहा। करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण। शोकाकुल, शोक से आकुल। वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित। शोकातुर, शोक से आतुर। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। मन माना, मन से माना हुआ। सराहत, सर से आहत। तो यहाँ पे करण तत्पुरुष में से और के द्वारा के लोप से यह समास बनता है, जैसे कि वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित। तो यहाँ पे जब आप किसी समास जो करण तत्पुरुष का उदाहरण होता है तो जब इसका विग्रह करते हैं तो 2 पदों के बीच के द्वारा या से शब्द का प्रयोग होता है और इसका समासिक पद बनाते समय के द्वारा या से का लोप हो जाता है और इस प्रकार से यह करण तत्पुरुष का उदाहरण कहलाता है। आगे जानेंगे संप्रदान तत्पुरुष। के लिए का लोप होने से यह समास बनता है, जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। यहाँ पे जब किसी भी समास में के लिए का विभक्ति प्रयोग किया जाता है विग्रह करते समय और यहाँ पे उसका समास
समासिक शब्द बनाते समय जब के लिए जैसे विभक्ति का लोप हो जाता है तो यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे कि पाठशाला, पाठ के लिए शाला, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, विद्यालय, विद्या के लिए आलम, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, सभा भवन, सभा के लिए भवन, लोक हितकारी, लोकहित के लिए, लोक के लिए हितकारी, देवालय, देव के लिए आलम, राह खर्च, राह के लिए खर्च, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, रसोई घर, रसोई के लिए घर, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, देशार्पण, देश के लिए अर्पण, गौशाला, गौओं के लिए शाला, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो यहाँ पे जो संप्रदान तत्पुरुष का शब्द होगा वहाँ पे जब उसका हम समास विग्रह करेंगे तो बीच में के लिए आएगा, और जब उसका हम समासिक शब्द बनाएंगे तो के लिए का लोप हो जाएगा। तो यह शब्द संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण होता है। यहाँ पे पढ़ेंगे चौथा, अपादान तत्पुरुष। से का लोप होने से यह समास बनता है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, धनहीन, धन से हीन, गुणहीन, गुण से हीन, विद्या रहित, विद्या से रहित, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, दुरागत, दूर से आगत, जन्मांध, जन्म से अंधा, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, जलहीन, जल से हीन। तो यहाँ पे जब दो शब्द बीच में उसका विग्रह करने पर से आएगा तो यहाँ पे अपादान तत्पुरुष होगा, और इसका जब समासिक शब्द बनाएंगे तो से का लोप हो जाएगा। तो ये अपादान तत्पुरुष होता है। पांचवा पढ़ेंगे, संबंध कारक के लिए का के व की का लोप होता है, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। जब दो शब्दों का यहाँ पे समास विग्रह करने पर बीच में का, के, की जैसे शब्द आए तो संबंध तत्पुरुष होगा, और उसका समासिक शब्द बनाते समय का, के की विभक्ति का लोप हो जाता है तो संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे उदाहरण, भूदान, भू का दान, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव, राजसभा, राजा की सभा, जलधारा, जल की धारा, भारत रत्न, भारत का रत्न, पुष्प वर्षा, पुष्पों की वर्षा, उद्योगपति, उद्योग का पति, पराधीन, दूसरों के अधीन, सेनापति, सेना का पति, राज दरबार, राजा का दरबार, देश रक्षा, देश की रक्षा, गृह स्वामी, गृह का स्वामी। तो यहाँ पे सभी संबंध तत्पुरुष के उदाहरण हैं। यहाँ पे तत्पुरुष समास का छठवां और अंतिम प्रकार देखेंगे, अधिकरण तत्पुरुष। में और पर का लोप होने से यह समास बनता है। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, ग्रामवास, ग्राम में वास, आप बीते, आप पर बीते, जल समाज, जल में समाज, जलज, जल में जन्मा, नीति कुशल, नीति में कुशल, नरोत्तम, नारों में उत्तम, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। तो जब दो शब्दों का अलग अलग विग्रह करने पर बीच में और पर जैसे शब्द आए तो वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष होता है। इन शब्दों का जब हम समासिक शब्द बनाते हैं तो वहाँ पे में और पर का लोप हो जाता है। समास का दूसरा प्रकार देखेंगे, कर्मधारय समास। जिस समासिक शब्द में विशेषण विशेष और उपमान उपमेय का मेल हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात कर्मधारय समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो या के समान आते हैं। जब किसी भी समासिक शब्द में विशेषण और विशेष का संबंध हो, उपमान और उपमेय का संबंध हो, उसका मेल हो, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होता है। जब इसका विग्रह करते हैं तो बीच में जो विभक्ति आता है वह है जो या के समान जैसे शब्द बीच में आते हैं। तो जब विग्रह करते समय है जो और के समान का प्रयोग किया जाए बीच में दो पदों के बीच में, तो वहाँ पे आप तुरंत बताएंगे कि यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। जैसे महादेव, महान है जो देव, तो यहाँ पर पहला पद महान है और अंतिम पद देव है, दोनों के बीच में क्या प्रयोग है जो, तो इसलिए यह किसका उदाहरण हो जाएगा, कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, कर कमल, कमल के समान कर, नरसिंह, सिंह रूपी नर, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, देह लता, देह रूपी लता, नवयुवक,
नौ है जो युवक, कमल नयन, कमल के समान नयन, नील कमल, नीला है जो कमल, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, भुज दंड, दंड के समान भुज, मृग लोचन, मृग के समान लोचन, कनक लता, कनक के समान लता, घनश्याम, घन के श्याम, घन के समान श्याम, विद्याधन, विद्या रूपी धन, भौजल, भौ रूपी जल, स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। तो जब दो पदों का विग्रह करते समय, समास विग्रह बनाते समय बीच में के समान या है जो या रूपी जैसे शब्द का प्रयोग हो जाए तो वहां पे कर्मधारय समास होता है। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण क्या होता है? जिस शब्द से विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। आगे तीसरा पढ़ेंगे द्विगु समास। जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्या बोधक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जब किसी समासिक पद का पहला पद संख्यावाचक हो, संख्या बोधक हो, किसी संख्या को प्रदर्शित करता हो तो वह द्विगु समास होता है। अर्थात वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पे जैसे उदाहरण आप समझेंगे, दोपहर, तो दोपहर में पहला पद क्या है? दो है, अंतिम पद पहर है। तो पहला पद जब संख्यावाचक या संख्या बोधक होगा तो वह क्या क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। इसका आप समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? दो पहरों का समाहार। तो इस प्रकार से जब उसका विग्रह करते समय समाहार आए और समासिक शब्द में पहला पद संख्यावाचक हो तो वह क्या हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। शताब्दी, 100 सालों का समूह। पंचतंत्र, पंचतंत्रों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेड़ियों का समाहार। तिमाही, 3 माहों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समाहार। तो पहला पद संख्या बोधक होगा और अंतिम में उसका विग्रह करते समय समाहार आएगा, तो ये द्विगु समास का उदाहरण होता है। अगला पढ़ेंगे चौथा जो प्रकार होता है द्वंद्व समास। जिस समासिक शब्द के सभी पद प्रधान हो, पूर्व पद भी प्रधान हो, उत्तर पद भी प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। द्वंद्व समासिक शब्दों में दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्थात जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो एवं दोनों पदों को मिलाते समय और या एवं आदि योजक लुप्त हो जाएं तो वहां पे द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे कि अन्न जल, यहाँ पे अन्न भी प्रधान है, जल भी प्रधान है और दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। जब इसका हम विग्रह बनाएंगे तो क्या होगा? अन्न और जल। अपना पराया, अपना और पराया। राजा रंक, राजा और रंक। देश विदेश, देश और विदेश। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। मार पीट, मार और पीट। माता पिता, माता और पिता। दूध दही, दूध और दही। एड़ी चोटी, एड़ी और चोटी। लेन देन, लेन और देन। भला बुरा, भला और बुरा। जन्म मरण, जन्म और मरण। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तिल चावल, तिल और चावल। भाई बहन, भाई और बहन। नून तेल, नून और तेल। ये सभी दोनों पद प्रधान हो और उसका विग्रह करते समय बीच में और या एवं जैसे शब्द आ जाए तो वहां पे द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। पांचवा भेद पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, जो समस्त पद अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बतलावे उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो। चंद्रशेखर, अर्थात यहाँ पे जो दोनों पद मिलकर के एक समस्त पद बनाते हैं तो वो समस्त पद जब दोनों पदों से मिल जाते हैं तो मिलने के बाद किसी एक नए शब्द का नया अर्थ देने लगते हैं तो वो बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे जिसके सिर पर चंद्रमा हो, ये समास विग्रह है। जब इसका हम समासिक शब्द बनाते हैं तो हो जाता है चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्रमा हो अर्थात चंद्रशेखर। अब ये चंद्रशेखर का एक नया अर्थ निकल रहा है कि यह किसको कहा जाता है? तो शंकर जी को कहा जाता है। तो इसी तरह लंबा है उधर जिनका अर्थात लंबोदर। गणेश जी मुरली को धारण करने वाले अर्थात मुरलीधर। किसका नाम है? कृष्ण। गजानन, गज से आनंद वाला।
त्रिलोचन 3 आंखों वाला, दशानन 10 है आनंद जिसके, चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसकी। यहाँ पे दोस्तों आपको पहला शब्द कहीं कहीं संख्यावाचक दिखेगा, तो इससे आप इसको द्विगु समास में कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे द्विगु समास में उसका विग्रह बनाने के बाद अंतिम में समाहार आता है, जबकि बहुब्रीहि समास में पहला पद अगर संख्यावाचक भी है और उसका विग्रह करने पर अगर समाहार नहीं आता है बल्कि वो एक नया अर्थ देता है, एक नए शब्द को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, तो 10 है आनंद जिसके, अर्थात किसकी बात हो रही है, रावण की बात हो रही है। चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसकी, तो इस प्रकार से ये सभी बहुब्रीहि समास होते हैं। समास का अंतिम जो मुख्य उदाहरण होता है अव्ययी भाव समास। जिस समासिक शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। अर्थात कि आप जानते हैं अव्यय आपने पढ़ा है, अव्यय वो होता है कि जितने अव्यय शब्द होते हैं उसके कभी भी लिंग रूप वचन कारक में कोई बदलाव कभी भी नहीं किया सकता, वो जिस रूप में होते हैं हर स्थिति में वो उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास का परिभाषा होता है कि जिस समासिक शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। अव्यय जिस शब्दों का लिंग कारक काल आदि शब्दों से भी कोई प्रभाव न हो, जो अपरिवर्तित रहें, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वो आपका क्या होता है, अव्यय होता है। कैसे, अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि ये सभी आते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि यह अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ पे जो पहला पद है वो अव्यय है। यहाँ पे इसके उदाहरण देखेंगे। आजन्म, आजन्म में पहला पद आ है और अंतिम पद जन्म है। आ कैसा है, अव्यय है, तो इस प्रकार से ये कौन सा शब्द होगा, ये अव्ययी भाव समास का शब्द होगा। तो आजन्म का विग्रह करने पर क्या होगा, जन्म से लेकर। यथामति, मति के अनुसार। यहाँ पे प्रतिदिन, प्रतिदिन का क्या अर्थ हुआ, दिन और दिन। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। यथा रुचि, रुचि के अनुसार। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। प्रति सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ में। घड़ी घड़ी, हर घड़ी। साफ साफ, बिल्कुल स्पष्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कभी कभी योजक चिन्ह लगे हुए दो शब्द देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि घड़ी घड़ी, साफ साफ, दरवाजा दरवाजा। तो ये सभी शब्द भी आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। निसंदेह, बिना संदेह के। वेशक, बिना शक के। बेनाम, बिना नाम के। बेकाम, बिना काम के। बेलगाम, लगाम के बिना। भरपेट, पेट भर के। पेट भर कर, भरपूर, पूरा भर के। रात भर, पूरी रात। दिन भर, पूरे दिन। रातों रात, रात ही रात में। तो ये सभी उदाहरण आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। समास के 6 भेदों के अतिरिक्त एक अन्य भेद नव्य समास भी माना जाता है। नव समास निषेध व निषेध या अभाव आदि के अर्थ में जब पहला पद अ, अन, न और ना आदि हो, तो दूसरा पद संज्ञा या विशेषण हो, तो इसमें न समास होता है। जैसे न भाव का अर्थ होता है अभाव, न समर्थ असमर्थ, न अंत का अनंत, न न्याय अन्याय, न मोल अनमोल, न अर्थ का होता है अनर्थ। तो ये शब्द अगर आपके दिख जाते हैं तो यहाँ पे नव्य समास होता है। दोस्तों ये रहे समास के मुख्य 6 भेद, उसके सभी प्रकार, सभी उदाहरण को आपको समझा दिया गया। आशा करते हैं समास से आने वाले हर प्रश्नों को आप हर परीक्षाओं में करेंगे। आशा करते हैं समास को आपने पूरी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आगे आपसे यहाँ से बनने वाले किसी भी प्रश्न में कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel,